अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर को एंड करने। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन द लास्ट टाइप ऑफ बी कॉम्प्लेक्सिस वाइटामिन, सो डैट इज कॉल्ड वाइटामिन B6, वाइटामिन B9 एंड वाइटामिन B12। ये तीन वाइटामिन ऐसे हैं जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले हमने जो चार वाइटामिन को कंपैरेटिवली डिस्कस किया था। फर्स्ट वन डैट इज़ वाइटामिन B1, सेकंड डैट इज़ वाइटामिन B2, थर्ड डैट इज़ वाइटामिन B3, फोर्थ डैट इज़ वाइटामिन B7। ये चार वाइटामिन ऐसे हैं जो आपके MCQs और वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये भी आपके MCQs और वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बट लॉन्ग क्वेश्चन में ये बार बार पूछा जाता है। ठीक हो गया। हम वन बाय वन हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आपको इतना तो आइडिया हो गया कि हमने जितने भी वाइटामिन को डिस्कस किया उन तमाम वाइटामिन की हेडिंग सेम लिखनी है आप लोगों ने। अब हम देख लेते हैं वाइटामिन B6। वाइटामिन B6 के सिनोनियम सॉल्युबिलिटी, सोर्सेज, फंक्शंस, डेफिशिएंसी। ठीक हो गया। फर्स्ट वन डैट इज सिनोनियम्स पायरिडॉक्सिन एंड पायरिडॉक्सामीन। ये आपने सिनोनियम्स याद रखने हैं। हर वाइटामिन के अंदर डिफरेंट सिनोनियम्स होते हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये आपके MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन B6 इज सिनोनियम। फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पायरिडॉक्सिन एंड पायरिडॉक्सामीन। थर्ड आपके पास ऑप्शन होगा फॉलिक एसिड। फोर्थ आपके पास ऑप्शन होगा बोथ A एंड B। आपके पास जो करेक्ट आंसर है आपके पास आता है बोथ A एंड B। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है सॉल्युबिलिटी। जितने भी आपके पास वाइटामिन हैं, कॉम्प्लेक्सिस वाइटामिन उन तमाम की सॉल्युबिलिटी सेम होती है। डिफरेंस कहाँ पे होगा? जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं लाइक एस वाइटामिन A, वाइटामिन D, वाइटामिन E, वाइटामिन K। ये चार वाइटामिन ऐसे होते हैं जिसकी नेचर ऑयली होती है, फैटी होती है। जो बी कॉम्प्लेक्सिस वाइटामिन होते हैं उन तमाम के अंदर आपके पास आएंगे वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी होती है सोर्सेज। वही आपके पास सेम है। एनिमल्स से भी आप ले सकते हैं और प्लांट से भी आप ले सकते हैं। एनिमल्स में एग योक हो गया, मिल्क हो गया। एनिमल की बॉडी में आप जो है बटर ले सकते हैं, चीज़ हो गया, लीवर ऑयल। आपको पता है कि जो फिश का जो लीवर होता है उसमें एक्सेसिव अमाउंट में वाइटामिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आपने प्लांट्स में आप क्या क्या लेते हैं? वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, सीरियल्स, वही चीज़ जो अनाज होते हैं, दालें, गंदम, चावल, इसमें भी वाफर मिकदार में वाइटामिन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी होती है फंक्शंस। वही आपके पास फंक्शंस हैं। अगर आप तीन फंक्शंस भी लिख लेते हैं, एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, एक्ट एज कोएंजाइम, एक्ट एज ग्रोथ। ये तीन फंक्शंस ऐसे हैं कि आप हर वाइटामिन के अंदर लिख सकते हैं अगर इन केस आपको वाइटामिन वाला चैप्टर नहीं आता। ठीक हो गया। लेकिन आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फर्स्ट वन डैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कैसे होती है? ये क्या काम करता है? बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, एरिथ्रोपोइसिस को बनाने के लिए वाइटामिन B6 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको पता है कि RBC के अंदर एक पिगमेंट होता है डैट इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? बेसिकली ये क्या करता है कि RBC का जो रेड कलर होता है वो किस वजह से होता है? ड्यू टू हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं करती। लिहाजा हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए वाइटामिन B6 बहुत ज़रूरी होता है। यही वजह है, आपने देखा होगा जैसे प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है जो प्रेग्नेंट वूमन होती हैं वो क्या करते हैं कि वाइटामिन के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देती हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको अपनी बॉडी के लिए हीमोग्लोबिन बनाना होता है बल्कि जो फिटस होता है, फिटस क्या होता है? जो मदर की बॉडी में ग्रो कर रहा होता है। ये उसका भी ब्लड बनाता है। इसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम बाहर से वाइटामिन B6, वाइटामिन B9, वाइटामिन B12 जो हैं इसके सप्लीमेंट्स देना शुरू कर देते हैं ताकि बच्चे का HB जो है हीमोग्लोबिन प्रॉपर बने, RBCs प्रॉपर बने। जब RBCs प्रॉपर बनेगा तो इसमें जो है इसका ब्लड प्रॉपर बनेगा और जो है बेबी वो हेल्थी लाइफ गुजार सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एरिथ्रोपोइसिस एंड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए जो है एरिथ्रोपोइसिस की प्रोडक्शन के लिए वाइटामिन B6 बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
सो नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आता है रेगुलेट CNS एक्टिविटी. CNS स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो विटामिन B6 इज इम्पॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन, डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, थस इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ. सो आप जो है डेली रूटीन में भी आप विटामिन B6 को यूज़ कर सकते हैं विदाउट प्रेगनेंसी. सो आपको ये मेंटल हेल्थ के लिए और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आपने एक सिस्टम पढ़ा होगा डेट इज़ कॉल्ड सिंपैथेटिक सिस्टम. सो ये उस वक्त एक्टिवेट होता है जब आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं, स्ट्रेस की हालत में होते हैं. सो इसके कुछ केमिकल्स होते हैं लाइक एस डोपामीन, सीरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन. सो ये क्या काम करते हैं बेसिकली जब केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर. सो ये सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं. सो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है एक्टिवेट होता है. सो फिर हम एक्टिव हालत में आ जाते हैं. इट मीन्स डैट हमारा ब्रेन एक्टिव हालत में आ जाता है. सो हमारी बॉडी इन केमिकल्स को जो डोपामाइन है, सीरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, इनको बनाने के लिए भी विटामिन B6 चाहिए होता है. अगर विटामिन B6 नहीं होगा सो ये केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनेंगे तो ब्रेन एक्टिवेट नहीं होगा. जब ब्रेन एक्टिवेट नहीं होगा सो हम मेंटली तौर पर रिटार्ड हो जाएंगे और इमोशनली तौर पर इम्बैलेंस हो जाएंगे. सो बॉडी जो है वो डिप्रेशन में जा सकती है. सो ये केमिकल्स हमारे ब्रेन को एक्टिव करते हैं. इन केमिकल्स को बनाने के लिए विटामिन B6 चाहिए होता है हमें. सो नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आता है हेल्प्स इन इम्यूनिटी. विटामिन B6 हेल्प्स टू मैच्योर WBCs thus प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शंस. सो इसके साथ साथ विटामिन B6 इम्यूनिटी भी बढ़ाता है. जैसे विटामिन B6 हमारे RBC को बनाने में अहम किरदार अदा करता है, इसी तरह विटामिन B6 हमारे WBC की ग्रोथ करवाने में भी अहम किरदार अदा करता है. अगर हमारे WBC ठीक से ग्रोथ नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे और क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा नहीं कर सकते. और आपको पता है कि इम्यूनिटी कौन प्रोड्यूस करता है, डैट इज़ WBCs. और WBCs को एनर्जी किसने देनी है, विटामिन B6 ने देनी है. सो नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आता है इफ़ेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. सो इट हेल्प्स टू मेंटेन नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इन ब्लड. सो ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में भी विटामिन B6 बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर बॉडी में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है सो क्या होगा, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ठीक हो गया. सो आपको पता है कि ग्लूकोज का पर्पस क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना, ताकत प्रोवाइड करना. सो नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आता है इफ़ेक्ट ऑन प्रोटीन एंड फैट्स. सो ये क्या करता है बेसिकली हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन्स होती हैं, फैट्स होती हैं, सो उनको तोड़ने का काम, उनकी जो है उनको एक्टिव करने का काम, बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करने का काम कौन करता है, बेसिकली विटामिन B6 करता है. सो नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आता है जीन एक्सप्रेशन. सो हमारे न्यूक्लियस के अंदर DNA RNA होता है, हमारी जेनेटिक प्रॉपर्टी बनाता है. इनको एनर्जी देने में भी हमारा जो विटामिन B6 है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. सो यही वजह है कि आप प्रेगनेंसी में विटामिन B6 खाते हैं. सो ये आपके DNA को भी मजबूत करता है और RNA को भी मजबूत करता है. इसके साथ साथ आपने 3 फंक्शंस और ऐड करने हैं. एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, एक्ट एज कोएंजाइम, एक्ट एज ग्रोथ. एंटीऑक्सीडेंट क्या है आपको पता है, हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स होती हैं. फ्री रेडिकल्स क्या होती हैं, बेसिकली ये टॉक्सिन होती हैं, हमारी बॉडी को हार्मफुल देती हैं, नुकसान देती हैं. सो इसको जो है किल आउट करने के लिए विटामिन B6 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो ये क्या करता है बेसिकली विटामिन B6 जो है वो फ्री रेडिकल्स को ट्रैप करता है, इट मीन्स पकड़ता है और इसको बॉडी से रिलीज आउट करता है. नेक्स्ट आपके पास आता है एक्ट एज कोएंजाइम. सो ये क्या करता है बेसिकली ये एंजाइम्स के साथ जाके एक्टिविटी को बढ़ा देता है, इंक्रीज़ करता है. सो नेक्स्ट आपने लिखना है एक्ट एज ग्रोथ. सो बॉडी को ग्रोथ के लिए भी विटामिन B6 चाहिए होता है. सो ये 3 फंक्शंस ऐसे हैं जो आपने हर विटामिन के अंदर लिखने हैं. सो नेक्स्ट आपके पास आता है डेफिशिएंसी. अगर बॉडी में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जैसे फिर कौन कौन से बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं. सो इन्हीं फंक्शंस को आप उलट करके आप डेफिशिएंसी लिख सकते हैं. जो विटामिन B6 की मेजर डेफिशिएंसी है वो आपके पास आती है माइक्रोसिस्टिक एनीमिया. सो व्हाट इज़ माइक्रोसिस्टिक एनीमिया, स्मॉल साइज RBCs प्रोडक्शन.
मेजर डेफिशिएंसी आपके पास आती है दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोसिस्टिक एनीमिया। सो माइक्रोसिस्टिक एनीमिया क्या होता है कि स्मॉल साइज आरबीसीज प्रोडक्शन, आरबीसीज का जो साइज़ होता है वो नॉर्मल से कम हो जाता है। सो बॉडी की ज़रूरत को ये पूरा नहीं कर सकता, सो पेशेंट जो है वो एनीमिया में चला जाता है। इसलिए विटामिन B6 जो है वो खाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपने और डेफिशिएंसी भी ऐड करनी है, लाइक एस अगर आपकी बॉडी में विटामिन B6 की कमी हो जाती है सो आपके आरबीसीज ख़राब हो जाएंगे, सो आपका जो है CNS ख़राब हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा, आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सो आप इन्हीं फंक्शंस को उलट करके आप डेफिशिएंसी लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास आता है विटामिन B9। सो विटामिन B9 के सिनोनिम्स फॉलिक एसिड, एक्टिव फॉर्म इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रोफोलेट। जब आप फॉलिक एसिड खाते हैं सप्लीमेंट्स की शक्ल में सो ये आपकी बॉडी में जाके कन्वर्ट हो जाता है टेट्राहाइड्रोफोलेट और ये बेसिकली एक्टिव फॉर्म कहलाती है। सो आपसे MCQs में पूछ सकते हैं कि एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, फॉलिक एसिड है या टेट्राहाइड्रोफोलेट या ट्राईहाइड्रोफोलेट या आपके पास जो है डाईहाइड्रोफोलेट। सो फिर आपने कहना है कि एक्टिव फॉर्म इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रोफोलेट। सो नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी होती है इसकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी वही सेम है, इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। नेक्स्ट आपने सोर्सेज सेम एज B1, वही आपके पास एनिमल से भी आप ले सकते हैं और एज वेल एज प्लांट से भी आप ले सकते हैं। सो नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी होती है फंक्शंस। जो हमने B6 के फंक्शंस को डिस्कस किया वही फंक्शंस आपने B9 में ऐड करने हैं। इसका एक फंक्शंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सो इफ़ेक्ट ऑन फीटस एंड ग्रोथ। फीटस क्या होता है, फीटस वो होता है जो मदर की बॉडी में ग्रो कर रहा होता है, इट मीन्स 9 मंथ तक। सो न्यू बॉर्न क्या होता है, जब डिलीवर हो जाता है सो उसे आप कहते हैं न्यू बॉर्न। birth to 1 month, that is called newborn. So it is an important vitamin for normal growth of fetus and newborn. It prevents birth defects in both fetus and newborns. सो ये इम्पॉर्टेंट होता है, विटामिन B9 बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, फीटस हो चाहे आपका जो है वो न्यू बॉर्न हो, दोनों केसेस में मदर को चाहिए होता है विटामिन B9 का इस्तेमाल शुरू कर दे। सो लिहाजा यही वजह है जैसे प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है सो ख़वातीन जो है विटामिन B9 के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देती हैं। सो लिहाजा अगर विटामिन B9 ठीक से इस्तेमाल करते हैं सो इनमें किसी किस्म का बर्थ डिफेक्ट्स नहीं होता है, यानी ऑर्गन ठीक से नहीं बना या बॉडी में किसी चीज़ की कमी है, सो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर विटामिन B9 जो है यूज़ नहीं करेंगे सो फिर बच्चे के अंदर कमज़ोरी आ सकती है, सो लिहाजा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो सकता है, सो उसे एनीमिया हो सकता है, लाइक एस थैलेसीमिया हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, सो बहुत सारे इश्यूज़ आ सकते हैं। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी से मुराद जो है अगर बॉडी में विटामिन B9 की कमी हो जाती है तो फिर आपके पास कौन से एनीमिया आता है, डेट इज़ कॉल्ड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। सो मेगा का मतलब होता है बड़ा, ब्लास्टिक का मतलब होता है बनना। आरबीसीज का जो साइज़ होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन B9 की कमी हो गई है। सो इसके अलावा आपने इन्हीं फंक्शंस को उलट करके डेफिशिएंसी आपने 4 से 5 लिखनी है। नेक्स्ट आपके पास आता है विटामिन B12। विटामिन B12 के सिनोनिम्स कोबैलामीन। सो जब हम इसको खाते हैं मेडिसिन की शक्ल में सो हमें सियानोकोबैलामीन की शक्ल में मिलता है। सो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल कोबैलामीन के अंदर और फिर कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सी कोबैलामीन के अंदर, फिर जाके ये एक्टिव होता है। अगर मैं इसको विटामिन D के साथ रिलेट करूं, आपको पता है कि विटामिन D हमारी बॉडी में डायरेक्ट अब्जॉर्ब नहीं होता है बल्कि वो 2 ऑर्गन से गुजरता है, लाइक एज लिवर और किडनी से। ये 2 ऑर्गन से गुजरता है देन जाके हमारी बॉडी में एसएच एब्जॉर्ब होता है। इसी तरह जब आप जो है सप्लीमेंट्स लेते हैं कोबैलामीन के, फिर जाके ये कन्वर्ट होता है मिथाइल कोबैलामीन, फिर ये कन्वर्ट होगा हाइड्रोक्सी कोबैलामीन, देन जाके ये आपकी बॉडी में एक्टिव होगा और एसएच एब्जॉर्ब होगा। सो नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी होती है सॉल्युबिलिटी, वही सेम, इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। सोर्सेज वही सेम एज B6, तमाम विटामिन्स के सोर्सेज सेम हैं। आपने याद क्या रखना है, आपने सिनोनिम्स को याद रखना है और डेफिशिएंसी को याद रखना है।
सो नेक्स्ट हेडिंग आपके पास आती है फंक्शन सेम एज B6 B9। इट मीन्स डैट जो B6 के आपने फंक्शंस लिखे हैं वही फंक्शंस आपने B12 के अंदर लिखने हैं, और B9 के अंदर जो आपने एक फंक्शंस को ऐड किया है डैट इज़ इफेक्ट ऑन फीटस एंड न्यूबॉर्न, ये फंक्शंस आपने विटामिन B12 के अंदर भी ऐड करना है। ठीक हो गया। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इंट्रेंसिक फैक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रेंसिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर विटामिन B12 आप लेंगे, सप्लीमेंट्स लेंगे, आपकी बॉडी में इंट्रेंसिक फैक्टर नहीं होगा, सो आपकी बॉडी में फिर विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा और वो बॉडी से रिलीज आउट हो जाएगा। सो अब हम देखेंगे विटामिन B12 कैसे एब्जॉर्ब होता है। On entry into the stomach, vitamin B12 first bind with proteins। जब आप विटामिन खाते हैं सप्लीमेंट्स की शक्ल में, सो ये पहले आपके स्टोमिक में जाता है, वहाँ पे आपके स्टोमिक के अंदर प्रोटीन्स के साथ जाके बाइंड करता है। सो मैदे के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? मैदे के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। सो फूड के अंदर प्रोटीन्स हैं लाइक एज ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, ये सारी की सारी मैदे के अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। So from protein it is released by gastric HCl and pancreatic protease। जैसे ही आपने खाया विटामिन B12, सो इसने आपकी मैदे की प्रोटीन के साथ जाके बाइंड हो गया। फिर मैदे के अंदर HCl भी होता है और मैदे के अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जिनको आप प्रोटीएसिस कहते हैं, जो कि प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करते हैं। तो जैसे ही आपकी प्रोटीन के साथ जाके ये बाइंड करते हैं फ़ौरन HCl रिलीज़ होता है और प्रोटीएस एंजाइम रिलीज़ होता है। सो इसकी बाइंडिंग को ये क्या करता है, बेसिकली रोक देता है। किसके साथ? प्रोटीन के साथ। सो इसको प्रोटीन से क्या करवा लेता है, बेसिकली अलग करवा लेते हैं। अब क्या होगा, पहले विटामिन B12 आया, सो जैसे ही ये मैदे में गया, मैदे की प्रोटीन ने इसको पकड़ लिया, इसको बचाने के लिए HCl आया और जो है प्रोटीएस एंजाइम आया। सो इन्होंने जाके इन दोनों को आपस में चुरवाया, लिहाजा आपके विटामिन B12 को अलग कर दिया और प्रोटीन को अलग कर दिया। सो फिर विटामिन B12 होता है, हमारे मैदे में से एक फैक्टर रिलीज होता है डेट इज कॉल्ड इंट्रेंसिक फैक्टर। सो फिर ये इंट्रेंसिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ जाके बाइंड हो जाता है। अब इंट्रेंसिक फैक्टर ज़्यादातर रिलीज़ होते हैं स्टोमिक की वाल से। सो आप देख सकते हैं, ये मैंने छोटी सी डायग्राम बनाई है डेट इज स्टोमिक। सो जो स्टोमिक की वॉल्स होती है, लेयर होती है, लाइनिंग होती है, सो यहाँ पे इंट्रेंसिक फैक्टर होता है। ठीक हो गया। सो आप देख सकते हैं ये जो उभार की शक्ल का आपको नज़र आ रहा है, सो डेट इज़ कॉल्ड इंट्रेंसिक फैक्टर। सो पहले प्रोटीन से बाइंड करेगा तो HCl आएगा, इसको चुरवाएगा। सो जब HCl ने इसको अलग कर दिया, इसको किसने पकड़ लिया? इसको इंट्रेंसिक फैक्टर ने पकड़ लिया। से अब वो इंट्रेंसिक फैक्टर के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रखता है, सो लिहाजा इंट्रेंसिक फैक्टर इसके साथ अच्छे से बाइंड हो जाता है और फिर इसको कहाँ ले जाता है? स्मॉल इंटेस्टीन में ले जाता है और फाइनली ब्लड के अंदर ले जाता है। सो देन इट बाइंड विथ इंट्रेंसिक फैक्टर। विटामिन B12 जब इंट्रेंसिक फैक्टर के साथ बाइंड हो जाता है, फिर ये इसको कहाँ लेके आता है? स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर। फिर फाइनली ये जो है ब्लड के अंदर ले जाता है। कौन से? पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन क्या है? वो ब्लड जो लीवर को जाता है, सो डैट इज कॉल्ड पोर्टल सर्कुलेशन। अगर मैं इसको रिवाइज करूँ, सो ये सबसे पहले मैदे में गए थे, सो वहाँ पे प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर गई। प्रोटीन्स को चुरवाने के लिए HCl आया और एंजाइम्स आया, सो लिहाजा प्रोटीन ने इसको अलग कर दिया। जब वो बच गया तो वहाँ से इंट्रेंसिक फैक्टर उसका दोस्त था, इंट्रेंसिक फैक्टर उसके साथ आके मिल गया। अब क्योंकि इंट्रेंसिक फैक्टर उसका दोस्त है विटामिन B12 का, सो पहले ये स्मॉल इंटेस्टीन में ले जाएगा और वहाँ से इसको ब्लड के अंदर डाल देगा। ठीक हो गया। इस तरह से फिर विटामिन B12 की हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आती है डेट इज़ डेफिशिएंसी। अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन B12 की, सो फिर कौन सा एनीमिया होता है? सो डेट इज़ कॉल्ड परनिशियस एनीमिया। हमारे पास जो RBCs बनते हैं वो एबनॉर्मल बनते हैं। एबनॉर्मल क्यों बनते हैं? क्योंकि आपने शायद पढ़ा होगा RBCs को बनाने के लिए हमें विटामिन B9, विटामिन C, विटामिन 6, विटामिन 12 एंड इसके साथ साथ इंट्रेंसिक फैक्टर चाहिए होता है। सो ये 4 से 5 चीज़ें हैं हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होंगी, सो विटामिन आपके RBCs बनेंगे। बट अगर बॉडी में इंट्रेंसिक फैक्टर की कमी हो जाए, सो फिर क्या होगा?
अगर आपने वाइटामिन्स खाया भी होगा सो ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, सो लिहाजा आपकी बॉडी में विटामिन की कमी हो जाएगी और विटामिन की कमी से आपको जो एनीमिया होगा सो डैट इज़ कॉल्ड परनिशियस एनीमिया। सो एबनॉर्मल आरबीसीज प्रोडक्शन ड्यू टू इंट्रेंसिक फैक्टर। इसमें क्या होता है कि ये इंट्रेंसिक फैक्टर की कमी की वजह से आपके पास जो एनीमिया कहलाता है डैट इज़ कॉल्ड परनिशियस एनीमिया। ठीक हो गया। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई इश्यू है या क्वेश्चन है सो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको आंसर कर सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।